अरावली राजस्थान की जीवन रेखा है और देश को बचाने वाली रक्षा कवच है। क्या इस पर आँच आई है? क्या अरावली खत्म हो जाएगी? क्या थार का रेगिस्तान पूरे भारत में बढ़ जाएगा? क्या हिमालय की नदियां रेगिस्तान में बाढ़ लेकर आएंगी? ये तमाम बातें सोशल मीडिया से लेकर लोगों के बातचीत का हिस्सा बनी हुई हैं कि आखिर अरावली को क्यों खत्म किया जा रहा है और क्या वाकई अरावली खत्म होने जा रही है। इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राजस्थान खान विभाग के पूर्व निदेशक दीपक तंवर जी। से बातचीत करते हैं। सर, आपने अरावली पर बहुत ज्यादा अध्ययन किया है। ये मौजूदा मसला क्या है और लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि पता नहीं क्या होगा, ये क्यों है, और ये जो नया कानून कहा जा रहा है कि आएगा या फिर कोई नई परिभाषा आई है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो मैं आज तक का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं और विशेषकर आपका कि आपके द्वारा मुझे एक मंच प्रदान किया गया। और ये वास्तव में आज चारों तरफ एक भ्रांति फैली हुई है और बहुत ही हॉट टॉपिक है। और इस टॉपिक के ऊपर लोगों ने अपने अपने ग्रुप बना रखे हैं और सेव अरावली का नारा दिया हुआ है, जबकि वास्तविकता कुछ इससे परे है। राजस्थान के संदर्भ में मैं पूरा स्पष्ट करना चाहता हूं और इन जनरल भी खान और खनिज कैसे उत्पन्न होते हैं और उनकी क्या परिभाषा है, इसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा, जिससे कि ये जो भ्रांति है लोगों की कि सेव अरावली वो कम से कम दूर हो सके। ये मुझे लगता है कि अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन हो रहा है। वास्तव में ऐसी कोई जो धरातल पर स्थिति है वो बिल्कुल भिन्न है। सबसे पहले तो हम जो लोग कहते हैं सेव अरावली हिल्स, ये कहना ही अपने आप में एक त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अरावली हिल्स अपने आप में कुछ नहीं है। ये एक माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज है, हाँ, ये पर्वत श्रृंखला है। भारत में ऐसी कुल 7 पर्वत श्रृंखला है, जिसमें एक अरावली है जो सबसे प्राचीनतम है। और इसके अलावा उत्तर में अपन जाएं तो हिमालय है, हिमालय के और उत्तर में जाएं तो काराकोरम मंडल है, बीच के अंदर विंध्यन पहाड़ी पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर भारत को दक्षिण के पठार से अलग करती है। विंध्यन और दक्षिण के पठार के बीच में सतपुड़ा रेंज है। अपने वेस्टर्न कोस्ट पे पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी छोर है भारत के निचले हिस्से में, वहां ईस्टर्न घाट है। इस तरह कुल 7 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो 7 पर्वत श्रृंखलाओं में हिल तो खाली एक टोपोग्राफिक वर्ड है, अदरवाइज ये पूरी एक रेंज है। और रेंज के अंदर डिप्रेशन भी आते हैं, लो लैंड भी आते हैं, हिल्स भी आती है, हाईलैंड भी आते हैं और माउंटेन्स भी आते हैं। इनकी डेफिनेशन एक रिचर्ड मर्फी की लैंड फॉर्म क्लासिफिकेशन से खाली एक पर्टिकुलर पार्ट हिल्स को डिफाइन किया गया है। अब हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि खनिज की उत्पत्ति कहां से होती है। खनिज की उत्पत्ति जो है वो लावा जो पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी को अगर हम समझें तो अगर मैं एक सामान्य जन या एक आम नागरिक की भाषा में बात करूं, लेमैन की तरह, तो अपन इसको एक अंडे की तरह ले सकते हैं, जिसका बाहरी खोल है वो अपना ऊपरी धरातल है, उसके अंदर का सफेद पार्ट है वो इसकी मेंटल है, और जो बीच में पीला पार्ट है वो इसकी कोर मान सकते हैं अपन। तो ऊपर का जो क्रस्ट है वो 12 से 17 किलोमीटर तक होता है और वो बहुत ही हार्ड होता है। उसके नीचे जो मेंटल है वो मेंटल कुछ गाढ़ी होती है, जैसे शहद 12-17 मीटर होता है, किलोमीटर होता है, किलोमीटर तक की। और उसके नीचे मेंटल होती है वो थोड़ी सी गाढ़ी होती है, जैसे अपने ग्लिसरीन है या शहद है, उस फॉर्म में अपन ले सकते हैं। और उसके नीचे लावा होता है, वो पिघला हुआ होता है, वो आउटर कोर में होता है। और आंतरिक कोर के अंदर जो आयरन होता है वो एक आयरन की बॉल के रूप में, क्योंकि वहां पे इतना उच्च दबाव पड़ता है
कि वो जो कण होते हैं आयरन के और वो सारे एक बॉल, ठोस बॉल के रूप ले लेते हैं, तो वो उसके नीचे होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब पृथ्वी बनी थी तो उस समय ये सारा भूभाग एक ही था और ये उबड़ खाबड़ थी सारी, उसमें न तो पहाड़ थे, न पर्वत थे, न कुछ ये थे और न ऑक्सीजन की मात्रा थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे एक संतरा होता है या अंडे के कोई अपन मान लें, उसके ऊपर का छिलका है, वो छिलका अलग हो गया। वो छिलका में जब क्रैक्स आ गए, उससे पहले तो ज्वालामुखी फूटते थे तो कहीं ज्वालामुखी का अंश बन जाता था, कहीं छोटे से टापू बन जाते थे। जब ये दबाव अधिक बढ़ा तो ये छिलके, जिन्हें हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स से टकराने से, तो प्लेट टेक्टोनिक्स में उस समय एक बड़ा भूभाग था। भारत उस समय अफ्रीका का साथ में जुड़ा हुआ था। ये अफ्रीका से भारत की जो प्लेट है ये अलग होके इधर आई और इधर आके ये जो दूसरे वाली प्लेट से टकराई, जिससे इन दोनों का कॉलिजन हुआ। इन दोनों का कॉलिजन होने से ये अरावली बनी, जो कि ये प्रारंभिक स्तर पे बनी गई थी। और अरावली बहुत ही प्राचीन श्रृंखला है। ये करीब करीब 250 से 350 करोड़ साल पहले बनना चालू हुई और पूर्ण रूप से 180 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण हुई। तो और यह चूंकि टकराने के कारण हुई, इसलिए इसको फोल्ड माउंटेन कहते हैं। अपन साधारणतः कोई कंबल या दरी लेते हैं और उनको दोनों सिरों से अपन कंप्रेस करते हैं, तो आप देखते हैं कि बीच में ये मोल्ड्स बन जाते हैं, बने हुए हैं, तो वो फोल्ड हो जाते हैं। तो वो फोल्ड की श्रेणी में आता है, इसलिए इसको फोल्ड माउंटेन कहते हैं। लेकिन चूंकि ये बहुत प्राचीन है और प्राचीनतम के साथ में इसने बहुत ही जो पर्यावरण का अपरदन है या वो झेला है इन्होंने, इसके कारण ये धीरे धीरे घिस गई है। अदरवाइज जो ओरिजिनल अरावली थी वो हिमालय से भी ऊंची थी और अब ये घट के धीरे धीरे बहुत कम हाइट पे आ गई है। पुरानी होने की वजह से इरोजन हो गया। इरोजन होने के कारण इसको रिजिडुअल हिल भी बोलते हैं, रिजिडुअल माउंटेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसकी अपनी वास्तविक ऊंचाई से कम आ गई है, बहुत कम आ गई, बहुत घिस गई है। दूसरा ये हुआ कि अरावली के साथ ही साथ उस समय जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा था, उस मैग्मा के अंदर जो मेटल कंटेंट्स थे, वो मेटल कंटेंट्स भी जब ज्यों ये अरावली ऊपर टकराने के कारण आई तो मैग्मा कुछ ऊपर आया और वो ठंडा हुआ। ठंडा होने के कारण वो अरावली के जो गैप्स थे, उन गैप्स के अंदर वो मैग्मा का इंफ्यूजन हो गया, मैग्मा भर गया और उस मैग्मा के कारण ही उसी पीरियड में, जिस पीरियड में अरावली का उत्पत्ति हुई, उसी पीरियड में भारत के अंदर, इस अरावली के अंदर बेस मेटल की उत्पत्ति हुई। चाहे आप इसमें अरावली को दो भागों में बांटते हैं जनरली, दिल्ली सुपर ग्रुप और अरावली सुपर ग्रुप। तो अरावली सुपर ग्रुप में अगर अपन देखें तो बांसवाड़ा में आपको सोना ही मिलेगा, आप राजपुर दरीबा और जामर कोटरा, राजपुर दरीबा और ये रामपुरा आगुचा, जावर माइंस यहां देख लें तो इंडिया का सारा लेड, जिंक और सिल्वर यही हुआ है। उसके बाद में ये कि ये अलवर में गई है तो अलवर में खो दरीबा के अंदर भी आपको कॉपर मिलेगा। दिल्ली सुपर ग्रुप के अंदर आपको खेतड़ी और झुंझुनू के अंदर कॉपर डिपॉजिट मिलेगा, वो भी अरावली में मिलेगा। बेस मेटल आपको सिरोही की तरफ जाएंगे तो वहां डेरी के अंदर है, वहां भी आपको बेस मेटल इसी में मिलेगा। तो एक तो ये जो सारे बेस मेटल है ये इसी के अंदर हुए हैं और बीच में जापान से एक आर्थिक सहयोग मिला था अपने को 700 करोड़ का कि उसके अरावली को हरित किया जाए, क्योंकि अपन वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर रहे थे मिनरल सेक्टर में। उसको दबाने के लिए एक ये समझा जाता है कि ये एक प्रथा रही थी। उसके बाद में दूसरा होता है मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म उसे कहते हैं कि कोई चीज जब लावा नीचे होता है, नीचे चट्टान होती है, उसपे बहुत ऊपर से चूंकि अरावली और मिट्टी जम गई थी तो दबाव पड़ा और नीचे की गर्मी थी
उनके कारण वो कायांतरित हो गई, जो चट्टान थी या मिनरल था वो परिवर्तित हो गया, सेल कायांतरित हो जाती है। हाँ, उसको मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। तो इसके साथ एक मेटामॉर्फिज्म के कारण भी नए खनिज की उत्पत्ति हुई। जैसे अगर एक आम जन के भाषा में मैं समझाऊं, एक जो नॉन टेक्निकल आदमी है, तो जैसे अपन रोटी बनाते हैं तो अपन आटा लेते हैं, आटा लेके उसके अंदर पानी गूंथ के उसको दबाव देते हैं, दबाव देने के बाद में अपन उसको तवे पे सेकते हैं, तो वो आग उसमें हीट लग जाती है, दबाव और हीट के कारण वो रोटी बन जाती है। अब रोटी की जो प्रॉपर्टी होगी वो आपके आटे की प्रॉपर्टी से बिल्कुल भिन्न होगी और एक वो नया पदार्थ होगा। आप रोटी से वापस आटा नहीं बना सकते। तो ऐसे के ऐसे जो अपना कैल्शियम कार्बोनेट था, चूना पत्थर था, उसके ऊपर दबाव पड़ा तो वो मार्बल में कन्वर्ट हो गया, मेटामॉर्फोस हो गया। सैंडस्टोन पे अगर दबाव पड़ा तो वो आपका ये क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही अपने कैल्साइट है या ये फेल्सपार तो उसका पार्टी है, और दूसरा ये टाक है जो सोपस्टोन है, ये उस हिसाब से मेटामॉर्फोस हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेन जो बेस मेटल है उनकी उत्पत्ति और अरावली की उत्पत्ति साइमल्टेनियस होती है, और किसी भी राष्ट्र को पूर्ण विकसित होने के लिए अपने जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, इनका पूर्ण दोहन करना अनिवार्य होता है। अरावली जीवन रेखा भी तो है। हाँ, अरावली जीवन रेखा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका दो पहलू है। अरावली को जीवन रेखा इस तरह से मान रहे हैं कि अगर अरावली नहीं होता तो मरुस्थल आगे तक बढ़ जाता और उसके कारण मरुस्थल को रोकना असंभव होता और मरुस्थल का विस्तार होता। लेकिन अगर अपन मरुस्थल के कारणों में भी जाएं तो ये जो मरुस्थल का फैलाव हुआ है ये करीब 10,000 वर्ष पूर्व, उससे पहले यहाँ टैथिस सागर था। ये पूरा एरिया एक टैथिस सागर का रूप था। प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण उनमें गैप हो गया, जिससे पानी उससे छिटक गया। पानी छिटकने से क्या हुआ कि उसके अंदर के जो पदार्थ है वो ऊपर आके थोड़े से कंडेंस हो गए और धीरे धीरे उनके ऊपर मिट्टी और वो आ गई। तो उसके कारण प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ही वो वहां पे मिट्टी और वो कण रह गए। तो अपन आज भी जैसलमेर में ओकल फॉसिल पार्क देख सकते हैं। जैसलमेर में जितना भी लाइमस्टोन है वो इसी श्रेणी में बना है। आप हनुमानगढ़ में चले जाओ तो इसमें क्या ऐसा लगता है कोई समुद्र रहा है। हाँ, समुद्र रहा है। तो सबसे ऊपर आपको इसके अंदर लाइमस्टोन मिलेगा, पहले जिप्सम लाइमस्टोन। रेगिस्तान से बहुत पुरानी है अरावली। हाँ, रेगिस्तान तो बहुत बाद का है। अरावली थी तो यहाँ समुद्र था, बिल्कुल, यहाँ टैथिस सागर समुद्र था। अच्छा। और दूसरा, इसको अरावली यहाँ पे मरुस्थल बनने का एक कारण ये भी रहा कि जो अपने अरब सागर से हवाएं, मानसूनी हवाएं चलती थी, वो हवाएं अरावली के पैरेलल चलने के कारण आगे चली जाती थी, तो इधर बारिश ही नहीं होती थी। अच्छा। और इतने सालों में अरब सागर के वहां से जो सूखी मिट्टी थी वो उड़ के भी इधर आ गई। इसके कारण ये मरुस्थल का डेवलपमेंट हुआ। अदरवाइज आप अगर देखा जाए तो मरुस्थल की सीमा जोधपुर तक ही है। जोधपुर को मारवाड़ी में मारवाड़ कहते हैं, और मारवाड़ शब्द ऐसे बना, मार और वाड़, वाड़ मतलब बाढ़, मतलब किसी की फेंसिंग, और मार बना है वर्ड मरु से, मतलब जहां मरु प्रदेश समाप्त हो जाता है वो मारवाड़ है। तो आपने देखा होगा कि जोधपुर से जो पश्चिम की तरफ ही है बाड़मेर जैसलमेर, उस साइड में ही मरुस्थल का फैलाव है। जोधपुर के आगे आपको मरुस्थल का फैलाव नहीं मिलेगा, इसलिए जोधपुर को मारवाड़ की संज्ञा आज से नहीं सदियों से दी हुई है। तो अगर इसका फैलना होता तो ये पूर्व में भी फैल सकता था, अरावली की तलहटी तक आ सकता था। जबकि अरावली अलवर से लेके भारत के बीच में से होते हुए कुल 692 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो रायसीना हिल से निकलती है और गुजरात तक जाती है, जिसमें दिल्ली, आपका हरियाणा, राजस्थान और गुजरात 4 राज्य सम्मिलित होते हैं। और 692 में से 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर से गुजरती है। ये तो हो गया इसका महत्व। हाँ सर। लेकिन जो मौजूदा विवाद है, ये विवाद क्यों शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, और ये विवाद
का इतिहास, इस विवाद का इतिहास क्या है? ये विवाद सबसे पहले ऐसे शुरू हुआ कि हरियाणा के अंदर 89 के आसपास अंसल ने सोना के अंदर एक टाउनशिप बनाने का फैसला लिया। अंसल ग्रुप ने उस टाउनशिप के विरुद्ध एक विकल्प नाम की संस्था थी, उसने PIL दर्ज की माननीय उच्चतम न्यायालय में। उस PIL का माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1992 में निस्तारण करके उस पर पाबंदी लगाई कि आप यहां का इकोसिस्टम खराब नहीं कर सकते। उस माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पालना में भारत सरकार के MOEF द्वारा 1992 में जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना, उसके सेक्शन 3 और उसके नियम की धारा 5(1) के तहत में जो NCR का रीजन था, उसमें कोई भी नवीन एक्टिविटी बिना किसी कमेटी और एनवायरमेंट क्लियरेंस के बनाने पे रोक लगा दी गई थी। उसको अपन बोलते हैं 7/5/92 का नोटिफिकेशन सबसे पहले अलवर के लिए और गुड़गांव के लिए जारी हुआ था। वहां से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद में 92 से लेके और 2002 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और 92 में 5 प्रकार की भूमि पे माइनिंग बंद कर दी थी। रुंद, बंजर बीड़, नाला, ऐसे करके 5 गवर्नमेंट लैंड पे सारी माइनिंग बंद थी एक्टिविटी। अक्टूबर 2002 में सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही बनाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट का ही एक अभिन्न अंग है, और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो CEC कहेगी वो ऐसा माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही माना गया है, वो सुप्रीम कोर्ट के आंख और कान है। तो लर्नेड CEC को एक शिकायत प्राप्त हुई कि गुड़गांव हरियाणा के अंदर कोट और आलमपुर 2 विलेज हैं और उन विलेज में अरावली और फॉरेस्ट के अंदर भारी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है। CEC की टीम द्वारा वहां दौरा किया गया और वहां दौरा 14 अक्टूबर को करके उन्होंने अपनी सेकंड कंप्लायंस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश की गई। उसमें उन्होंने कोट और आलमपुर के अलावा एक संस्तुति ये कर दी कि हम कोट और आलमपुर के अलावा संपूर्ण अरावली के अंदर खनन कार्य बंद की अनुशंसा करते हैं पूरे राजस्थान में। जबकि उस समय तक राजस्थान उसमें पार्टी भी नहीं था और राजस्थान की क्वेश्चन भी नहीं था, राजस्थान को सुना भी नहीं गया था। इस पर माननीय न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा 29 और 30 अक्टूबर को जो एक निर्णय निकाला, उस निर्णय पारित किया गया कि हरियाणा से लेके स्टार्टिंग में था धौलपुर तक कंप्लीट अरावली में कार्य बंद हो जाए। 30 तारीख को संशोधन में धौलपुर की जगह राजस्थान वर्ड उसमें करेक्शन किया गया। जब राजस्थान सरकार को यह ज्ञात हुआ तो राजस्थान तत्कालीन सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन लगाई कि हमारे द्वारा विधिवत खनन पट्टे अरावली में ग्रांट किए गए हैं। और जहां तक कि फॉरेस्ट का सवाल है, फॉरेस्ट के अंदर माननीय उच्चतम न्यायालय ने TN गोदावर्मन के क्रम में 12/12/1996 को एक विस्तृत निर्णय प्रदान किया गया था, जिसमें फॉरेस्ट में किसी भी प्रकार की नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज को बंद कर दिया गया। उसकी पालना में राजस्थान सरकार ने 2443 खनन पट्टे बंद कर दिए। तो ये एफिडेविट माननीय उच्चतम न्यायालय में मॉडिफिकेशन के लिए फाइल किया गया। फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 9/12/2002 को राजस्थान के मुख्य सचिव महोदय एवं हरियाणा के मुख्य सचिव महोदय से इस क्रम में एफिडेविट मांगा कि इसकी पालना वर्बेटिम हो रही है उनके आदेश की। तो वो एफिडेविट कोर्ट में पेश हुआ और उसमें ये बताया गया कि हम रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं और माइंस वहीं चल रही है जहां हमने हमारे कानून सम्मत लीजें दी गई है और फॉरेस्ट में कोई माइंस नहीं चल रही है। यह आदेश आपका उसी पे लागू हो जहां अरावली में इलीगल माइनिंग हो या फॉरेस्ट में इलीगल माइनिंग हो। इस पर CEC द्वारा राजस्थान के सभी क्षेत्रों का दौरा किया गया था 14 दिसंबर को और उस पालना में 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को मॉडिफाई किया कि यह आदेश उसी पर लागू होगा जो अरावली के अंदर इलीगल माइनिंग और फॉरेस्ट के अंदर इलीगल माइनिंग हो।
ये आदेश अपने आप में फाइनल हो गया। इस आदेश को आज तक किसी के द्वारा चुनौती नहीं दी गई। लेकिन अगर उस समय सरकार नहीं जाती 2002 में कि अरावली में माइनिंग होने दिया जाए, तो अरावली में माइनिंग बंद हो जाती। तो अरावली में जो विधिवत खनन पट्टे दिए हुए थे और राजस्थान के पोटेंशियल 70% जो मिनरल्स हैं वो इस अरावली हिल्स में ही पाए जाते हैं, तो कंप्लीट स्टैंड स्टिल हो जाता, लोगों में भूखमरी की स्थिति आ जाती, क्योंकि 60% जो लोगों को रोजगार है वो अरावली के अंदर ही मिनरल्स है मेन, उनसे मिलता है, प्रोडक्शन भी यहीं से होती है, स्टेट की रेवेन्यू भी यहीं से होती है, स्टेट के पास में कोई और उद्योग धंधे नहीं है, मेन कृषि प्रधान राज्य है। मतलब अशोक गहलोत की मजबूरी थी खुलवाना। हाँ, ये खुलवाना मजबूरी नहीं थी, उस आदेश को मॉडिफाई करवाने की मजबूरी थी, क्योंकि वो आदेश ब्लैंकेट बैन कर रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपने बताया कि बाद में मॉडिफाई कर दिया कि केवल अवैध माइनिंग के लिए जी जी। लेकिन उसके बाद भी अवैध माइनिंग नहीं रुकी है। उसके बाद फिर सरकारों ने क्या क्या किया? उसके बाद में सरकार ने जागरूक रही और समय समय पर जहां जहां अवैध खनन हुए वहां पंचनामे बनाए गए। और इस मध्य 2003 में राजस्थान के अंदर अश्वनी चौबीसा द्वारा एक पीआईएल दाखिल की गई कि जो भी खनन पट्टे हैं उन खनन पट्टों को एयर और वाटर कंसेंट लेनी अनिवार्य है, उसके बिना ये चल रहे हैं सारे इलीगल है। तो माननीय राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा ये निर्णय दे दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने कैंपेन लगा के सबको एयर वाटर कंसेंट उपलब्ध करवा दिए गए। उस पर एक बंधुआ मुक्ति मोर्चा संगठन है, उसने माननीय उच्चतम न्यायालय में 2004 में 402/2004 कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर दिया। उस कंटेम्प्ट पिटीशन में उन्होंने ये कहा कि राज्य सरकार ने 16/12/02 को जो आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में पेश किए और अश्वनी चौबीसा में जो हाई कोर्ट में पेश किए वो दोनों आंकड़े बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार राज्य सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय को अंधेरे में रखकर गलत रूप से ये खनन पट्टे खुलवा दिए गए, जबकि वास्तविकता ये थी कि ये दोनों आंकड़े कॉन्ट्रा डिस्टिंग्विशेबल थे, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में खाली 15 या 16 जिलों में जो खनन पट्टे आ रहे थे उनके फिगर थे और अश्वनी चौबीसा में पूरे राजस्थान के आंकड़े थे, तो वो दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा जब एक बात और ध्यान में आई मेरे कि जब 9/12/2002 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई तो उस समय और सुप्रीम माननीय मुख्य सचिव महोदय का एफिडेविट मांगा गया, तो उस समय से लेकर 9 तारीख से जब तक 16 तारीख का सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया संपूर्ण राजस्थान में, क्योंकि उस समय अरावली परिभाषित नहीं थी, राजस्थान के नॉलेज में भी नहीं थी कि कहां से जा रही है कहां से नहीं जा रही है, तो संपूर्ण राजस्थान में पूरा खनन कार्य बंद करवा दिया गया। वो पूर्ण अवधि में बंद रहे, जिससे काफी मजदूर और लोग बाग सड़कों पे आ गए थे और राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आ गई थी। उसके बाद में राज्य सरकार ने विभाग के अधिकारियों, जियोलॉजिस्टों और उदयपुर विश्वविद्यालय के जियोलॉजिस्ट के शाखा के जो एचओडी थे उन सबकी एक कमेटी बनाई कि अरावली को डिफाइन किया जाए। अरावली की डेफिनेशन के लिए जीएसआई को भी लेटर लिखा गया, एफएसआई को भी लेटर लिखा गया, लेकिन उनके द्वारा भी ये रिटर्न में आ गया कि हमारे पास इसका कोई नक्शा या प्रमाणित तौर पर नहीं है कि ये अरावली कौन सी है। जब फिर उस कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वर्ड आया था अरावली हिल, अरावली तो माउंटेन है, वर्ड पर्टिकुलरली उस समय था अरावली हिल्स पे, तो उन्होंने हिल को फोकस किया और हिल की डेफिनेशन उन्होंने रिचर्ड मर्फी का एक लैंडफॉर्म क्लासिफिकेशन है 1968 का, उसमें उन्होंने लो लाइंग लैंड, डिप्रेशन, हिल, हाईलैंड और माउंटेन को डिफाइन किया। उसमें उन्होंने हिल को परिभाषित, हिल की जो टोपोग्राफिक डेफिनेशन थी वो थी कि वो जो लोकल रेफरेंस है वहां से 100 मीटर से ऊपर है तो वो हिल है, 100 से ऊपर है तो वो माउंटेन है। तो उसको आधार बनाकर वो डेफिनेशन भी वापस जीएसआई को भेजी गई, तो जीएसआई ने उस पर लिखा कि आपने ये डेफिनेशन दी है वो सही है, उसके स्लोप ऑफ हिल जिसके ऊपर की अरावली की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है उसको भी सम्मिलित कर लिया जाए। उसको भी हमने सम्मिलित करके राज्य सरकार के आदेशों से 1/9/2006 को एक परिपत्र निकला कि अरावली कहीं भी लोकल हिल से, लोकल रिलीफ से 100 मीटर ऊपर है
तो उसे अरावली नहीं माना जाए, और उसी अनुसार हम आज तक खनन पट्टे देते आए हैं। मतलब इस परिभाषा की खोज राजस्थान ने की है? या सबसे पहले डी नोवो इसकी खोज राजस्थान ने की है। अच्छा, नंबर न्यूटन यही है? क्योंकि हाँ, न्यूटन यही है, क्योंकि कहीं भी किसी भी किताब में इसका न रेफरेंस मिल रहा था, न जीएसआई के पास था, न एफएसआई के पास था, न और किसी एजेंसी के पास में अरावली की डेफिनेशन और अरावली का चिन्हीकरण था। तो उस डेफिनेशन को हम मानते रहे और उसके अनुसार हमने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी दिया कि हम इस हिसाब से अरावली को कर रहे हैं 2010 में। जब अरावली को 2010 में ये किया तो तत्कालीन एमाइकस क्यूरी थे जो हरीश साल्वे साहब, उन्होंने कहा साहब कि ये 100 मीटर से नीचे अरावली नहीं ले रहे हैं, जबकि उसके नीचे भी अरावली होता है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने एफएसआई को कैंपा फंड से एक फंड देके उनको सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से संपूर्ण राज्य की अरावली हिल एलोंग विद फुट हिल्स तक सर्वे करके रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया। तो उन्होंने 10 रिपोर्ट्स में एटीआर अलग अलग पेश की गई, तो वो एक इशू अलग चलता रहा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो डीमिंग प्रोविजन था कि 24(1)(6) में जो मेजर में जब तक रिन्यूअल एप्लीकेशन का निस्तारण नहीं होता उसको निस्तारित मान लिया, कंटिन्यू मान लिया जाता था, उस आदेश पे रोक लगा दी गई थी, अदरवाइज वो चलता रहा। लेकिन उसी की आड़ में ये 100 मीटर की जो आपके नियम बनाए राजस्थान सरकार ने, उसी की आड़ में कई जगह से ये आरोप है कि लोग अल्टीमीटर लगा के नाप कर और 130 मीटर 140 मीटर की पहाड़ी को भी 100 मीटर से नीचे दिखा के राजस्थान सरकार ने दे दी है। ये बहुत ही आपका सारगर्भित और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 95% 98% राजस्थान में तो जो 1/9/2006 का सर्कुलर निकला उसका वर्बेटिम पालन सब जगह होता आया है। अब इसमें अपने को 3 बातें समझनी होगी। 3 चीजें हैं, एक तो हाइट, एक एलिवेशन और एक एल्टीट्यूड। हाइट वो होती है जैसे आदमी की हाइट है तो आप यहां से खड़े हो जाएंगे तो 1.76 सेंटीमीटर है तो वो आपको उससे पता चल जाएगा। लेकिन जहां पृथ्वी ऊबड़ खाबड़ है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, तो आपको एक बेसलाइन डेटम चाहिए। तो बेसलाइन डेटम होता है मीन सी लेवल। मीन सी लेवल में 19 साल तक के डेटा होते हैं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि पानी एक तरल है, विस्कस मैटर होता है, उसकी एक लेवल बन जाता है, तो वो उसका मीन सी लेवल सब जगह एक समान रहता है। 19 साल के ज्वार भाटे के उच्चतम और नीचे वाले एरिया को जो पहुंचता है उसका औसतन लेके उसको मीन सी लेवल निकालते हैं। उस मीन सी लेवल को पैमाना बनाकर अगर जो पार्ट जमीन से जुड़ा हुआ है, जैसे अरावली है या कोई भी पहाड़ है या जैसे रेलवे स्टेशन है, तो उसके लिए समुद्र तल से जो ऊंचाई काउंट होती है उसको एलिवेशन बोलते हैं। और जो एप्लीकेशन है या जो कोई चीज है जो हवा में उड़ रही है जिसका जमीन से टच नहीं है और उसको अगर मीन सी लेवल से नापते हैं तो उसी को अपन एल्टीट्यूड कहते हैं। जैसे हवाई जहाज कितने ऊपर उड़ रहा है तो वो एल्टीट्यूड होगा, अरावली कितने पे है ये एलिवेशन होगा। तो अरावली जैसे गुरु माउंट एवरेस्ट का है 8,448 मीटर, तो ये मीन सी लेवल से, गुरु शिखर 1784 है तो ये मीन सी लेवल से इसकी हाइट है। और अल्टीमीटर तो एक उपकरण है जो ऊंचाई नापने का है। आपके स्टूडियो में ग्राउंड पे कुछ भी हो, मैंने यहां से आके ले लिया अल्टीमीटर की रीडिंग, तो यहाँ 0 आ गई, यहां से छत पे गया तो यहां से छत की रीडिंग बता देगा। वो एमएसएल या ग्राउंड लेवल से वो ऊंचाई नहीं बताएगा। इसलिए उस पे उसकी सार्थकता पे न तो राज्य सरकार ने कभी जोर दिया, न राज्य सरकार ने कोई अल्टीमीटर खरीदा। और सिरोही में ऐसे 6 प्रकरण हुए जिसमें निदेशालय ने ये लिख के दिया कि अल्टीमीटर इस कार्य के लिए नहीं बना हुआ है, अल्टीमीटर केवल ऊंचाई नापने का यंत्र है, इसको मीन सी लेवल से जीटी सीट के आधार पर ही प्रमाणित कर सकते हैं। तो आपकी बात सही है कि सारे तो नहीं है, कुछ अलवर में 50-60 खनन पट्टे इस अल्टीमीटर को कोई एक जो अनऑथराइज व्यक्ति था उसकी अनऑथराइज रिपोर्ट लेकर ग्रांट कर दिया। अब चाहे वो राजनीतिक दबाव हो, प्रशासनिक दबाव हो या उनका खुद का कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो, कुछ लोगों को दे दिए गए। सिरोही में 6 को दे दिए गए और उदयपुर में 2 को दिए। तो सिरोही में 6 में एफआईआर दर्ज हुई एसीबी में, उसके अंदर राज्य सरकार और उदयपुर निदेशालय ने
यही दिया स्टेटमेंट कि ये वो अरावली जो है मीन सी लेवल से ही होती है, अल्टीमीटर इसके लिए उपयुक्त नहीं है और अल्टीमीटर से हाइट नहीं नापी जा सकती। और उस बेस पे वहां सिरोही में एफआईआर लॉन्च हुई थी 6 पट्टों में, और इसी पॉइंट पे उदयपुर में 2 प्रकरणों में खनन पट्टेदारियों सहित 10 अधिकारियों पे, जिसमें तत्कालीन निदेशक और वो भी सम्मिलित थे, उन पर चालान भी पेश हुआ कोर्ट में, क्योंकि यह कानूनों का उल्लंघन था और पार्टी को फायदा पहुंचाने का और अरावली और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की नीयत से किया गया कार्य था। हालांकि वो अभी भी चल रही है और अलवर में उसके बाद में ऑक्शन भी हुए हैं उस एरिया में, जो कि नहीं होने चाहिए। अलवर में एक माइन प्लान है, उन्हीं अधिकारी जो थे माइन प्लान रजिस्टर्ड क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर बनाता है, उसको माइनिंग इंजीनियर और जियोलॉजिस्ट फील्ड में वेरीफाई करते हैं और उसको संबंधित अधीक्षण खनिज अभियंता उसको अप्रूव करता है, तो वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है। उस ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट में एक कोई पर्टिकुलर लीज है, उसमें क्लियर कट जियोलॉजी में लिखा हुआ है कि इसका लोएस्ट कंटूर 220 है और हाईएस्ट 454 है, और वास्तव में उस क्षेत्र में हाईएस्ट 454 ही है। मतलब वो 234 मीटर की पहाड़ी थी और वो अरावली में थी, उसको फिर भी उसको ग्रांट कर दिया अरावली में 234 मीटर, 234 मीटर, उसको 100 मीटर नीचे बता के, उसको 100 मीटर नीचे बता के। और इसके अलावा उसी एरिया में सुप्रीम कोर्ट ने 1/4/2007 को सूची मांगी थी कि आपने 16/12/02 के बाद में कुल कितने खनन पट्टे ग्रांट किए, तो उसमें विभाग ने 51 खनन पट्टे ग्रांट किए थे। उसमें से 4 अलवर के भी ग्रांट थे, वो उसी क्षेत्र के थे, वो 2005 से 8805 से आज तक बंद है उसी एरिया में, और उसी एरिया में दूसरे चालू है, वो उसके बेस पे दे दिए गए। विरोधी का बंद कर दो, विरोधी की बंद कर दो। और उस एरिया में 10 या 15 जो 2002 से एप्लीकेशन थी उनको 2009 तक जिंदा रखा, और बाकी सारी एप्लीकेशन जो रिजेक्ट किया उसमें रीजन भी अरावली बताए। अगर अरावली नहीं होता तो वो लीजे तो कभी की सैंक्शन हो जाती। और जो हमारी 91 की पॉलिसी थी उसमें 6 महीने से ज्यादा आप लीज को जिंदा नहीं रख सकते थे, वो डीम्ड रिजेक्शन में आ जाती। तो उन 7 साल तक तो उन एप्लीकेशन को जिंदा रखा। और खासियत की बात यह है कि तत्कालीन खनिज अभियंता जो एक अथॉरिटी होता है, उसने जो मानचित्रकार की रिपोर्ट पे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को 9/8/2008 को ये लिखा कि ये 10 आवेदित पत्र अरावली में आते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, और उसकी कॉपी निदेशालय को दी। और आश्चर्य की बात है कि 4 महीने बाद में किसी एक अज्ञात सज्जन और अज्ञात तरीके से उसको लाके उन 10 को अरावली से बाहर बता के उनको ग्रांट कर दिया गया। कमाल की कहानी है। देखिए, ये तो अधिकारी रहे हैं इसलिए बताएंगे नहीं, मगर वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की सरकार ने जिस तरह से पूरे अरावली को बर्बाद किया है, लोगों को डर यही है कि राजस्थान में चूंकि 100 मीटर का फॉर्मूला लागू था और अरावली को बर्बाद किया गया, कहीं एक हरियाणा में और गुजरात में भी ना बर्बाद करने लगे राजस्थान के 100 मीटर फॉर्मूले से। अच्छा, ये बताइए कि ये जो नया फॉर्मूला कहा गया कि दिया गया अरावली का राष्ट्रीय स्तर के लिए, राजस्थान में तो था ही, इसका इतना व्यापक विरोध क्यों हो रहा है, और क्या हरियाणा में इसका असर पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा, राजस्थान में क्या पड़ेगा? जहां तक मेरी समझ है इसका राजस्थान में कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम राजस्थान में 1/9/2006 से 100 मीटर की डेफिनेशन ही मानते आए हैं, और वही माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको अरावली माउंटेन को डिफाइन नहीं किया, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिनेशन है, लीज देने का एक क्राइटेरिया है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिनेशन को लिए अरावली हिल्स को परिभाषित किया है कि उस हिल के अंदर आप लीज दे सकते हैं। और अगर अपन स्टेटिस्टिक्स देखें अरावली में, तो अरावली में कुल 42,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आता है। 42,000 स्क्वायर किलोमीटर में राजस्थान अपने आप में इस तरह से आज सौभाग्यशाली भी महसूस कर सकता है कि उस समय राजपूताना था और राजाओं के राज थे, तो उन्होंने सबने अपने अपने एरिया में शिकारगाह बनाई हुई थी, तो शिकार के लिए जंगल बनाए हुए थे। वो सारे जंगल आज सेंचुरी और नेशनल पार्क में परिवर्तित हो गए। तो राजस्थान में इंडिया के सबसे ज्यादा सेंचुरी और नेशनल पार्क है, वो सभी अरावली में करीब करीब। इसके अलावा प्राचीन काल से ही पेड़ों की भी पूजा होती थी। तो अमृता देवी जी जैसी वीरांगना ने अपना सर का कलम एक खिचड़ी के लिए करवाया।
ओरण की प्रथा थी, क्योंकि उस समय कानून नहीं थे, तो धार्मिक सैंक्शन थी, तो देश नौक के अंदर ओरण है, वहां से कोई लकड़ी का तिनका भी नहीं ले जाता। तो ये स्वस्थ परंपरा थी, और उसके कारण हमारे पास 5 टाइगर रिजर्व है, जिसमें 5,900 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। 3 नेशनल पार्क है, जिसमें 600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। 36 सेंचुरी है राजस्थान के अंदर, जिसका एरिया 9,145 है, और 32 कंजर्वेशन रिजर्व बनाए हैं, जिसका 1400 एरिया है स्क्वायर किलोमीटर। और जो प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट है, वो उनका एरिया 21,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इस प्रकार कुल 42,000 में से 39,000 स्क्वायर किलोमीटर तो प्रोटेक्टेड एरिया है। मतलब, और प्रोटेक्टेड एरिया में भी IA1000 और गोवा फाउंडेशन में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस एरिया के बियॉन्ड 1 किलोमीटर तक जब तक नोटिफाइड नहीं हो, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी पे बैन लगाया हुआ है। और अगर नोटिफाइड नहीं हो तो 10 किलोमीटर तक की परिधि में है। तो 94% और रफली मान ले 90% पे तो पूर्णतया रोक है, जिसमें किसी भी प्रकार का खनन की अनुमति दी नहीं जा सकती, लीज सैंक्शन ही नहीं हो सकती। और अगर आपको लीज का एरिया देखा जाएगा तो जितनी ये हाय तौबा मची है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों मची है। लीज का एरिया मात्र 840 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरी अरावली का जो क्षेत्र है उसका 2% है, और 2% भी लीज का संपूर्ण एरिया है। उसमें अगर एक्चुअल माइनिंग का एरिया देखा जाए तो वो 0.5% है। तो 0.5% से क्या 99.5% जो प्रोटेक्टेड, जिसमें से 94% तो प्रोटेक्टेड है गवर्नमेंट का, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती, क्या उसके ऊपर फर्क पड़ सकता है, या उससे जनजीवन या उसकी अस्तित्व को खतरा हो सकता है? ये मैं शुद्ध दर्शकों से प्रश्न करता हूं। लोग ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान के फॉर्मूला चलो 100 मीटर का था, उसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की जरूरत क्या पड़ी? हाँ, राष्ट्रीय स्तर पे इसलिए जरूरत पड़ी कि 2024 में जब एक मीटिंग हुई थी, तो उस समय राजस्थान फेडरेशन की तरफ से नाडकर्णी जी थे, सीनियर एडवोकेट। उन्होंने ये कहा, सब अरावली का जो इकोसिस्टम है खाली राजस्थान से ही परिवर्तित नहीं हो रहा है, ये दिल्ली से लेके गुजरात तक 4 राज्य आ रहे हैं। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, जिसमें चारों राज्य के MOEFCC के जो सदस्य थे प्लस MOEFCC को कोऑर्डिनेट बनाया, GSI और FSI को मेंबर बनाया। उसमें माइनिंग का कोई प्रतिनिधि नहीं था और न कोई मेंबर था। उन्होंने चूंकि एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन देनी थी, और ये डेफिनेशन खाली माइनिंग के लिए थी। अब हरियाणा के अंदर क्या है कि एक पंजाब कोर्ट में जो इनका है लैंड रेवेन्यू एक्ट, उनका सेक्शन 4 के अंदर ये है कि फॉरेस्ट या नॉन जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो नॉन फॉरेस्ट के लिए अलॉट नहीं कर सकते। तो वो टाउनशिप कोई बननी है, उसका कोई विरोध हो सकता है। बाकी राजस्थान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अरावली से कोई नुकसान नहीं, और नए पट्टे भी इसके तहत ग्रांट नहीं हो सकते। अगर ज्यादा से ज्यादा माने तो आपको 7 या 8% मेरे हिसाब से, जहां अच्छा खनिज है देश की समृद्धि के लिए, विजन 2047 के लिए, आपको वो 8% जो खनिज संभावित क्षेत्र है उनमें माननीय उच्चतम न्यायालय को खनिज की परमिशन अलाउ करके और 2 भागों में बांट दे, एक गो जोन, एक नो गो जोन। तो 94% तो नो गो जोन है, जिसमें आदमी प्रवेश ही नहीं कर सकता। और जहां खनिज उपलब्धता है उसका इकोनॉमिक दोहन, क्योंकि खनिज एक राष्ट्र की धरोहर है और इसे नहीं निकाला गया तो इसकी जीवित समाधि लग जाएगी और इससे देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। आज क्रिटिकल मिनरल में हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, इसके अंदर और भी स्ट्रेटेजिक मिनरल्स है। तो खाली वो क्षेत्र जो प्रोटेक्टेड नहीं हो 94% के अलावा, वो क्षेत्र अगर उसको अलग करके और माइनिंग के लिए फ्री कर दे तो जनता की भी भलाई होगी, जो स्केर्सिटी है वो भी कम होगी। और एक जो रियो डी जेनेरियो में 1992 में सस्टेनेबल माइनिंग का जो सस्टेनेबल वो हुआ था, कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें सस्टेनेबिलिटी का था कि विकास और पर्यावरण का दोनों सहअस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि आप विकास कर दिया तो विनाश जाओगे, विकास करो साथ ही साथ आप पर्यावरण को भी सुदृढ़ करो। कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरी तरह से माइनिंग बंद कर देना चाहिए, और जो हाईवे बन रहे हैं जिसमें रोड़ी गिट्टी यूज हो रही है अरावली की,
क्यों नहीं मिट्टी के हाईवे रहें और क्यों नहीं लोग मिट्टी के घर में रहें, रोड़ी जो है यूज हो रहा है या सीमेंट यूज हो रहा है, सब अरावली का यूज हो रहा है, अरावली को छोड़ दिया जाए, पुराने जीवन शैली में लौटा जाए, ये संभव है क्या? नहीं, ये आज की तारीख में जब आदमी एक तरफ चांद और मंगल और उधर जाने की कर रहा है, आप बैलगाड़ी के युग में जा रहे हो, ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है, आपकी हाईवे और जो ये 4 लेन बन रही है, तो इसके अंदर जो पहाड़ों का कटाव है वो बहुत ज्यादा हुआ है और उससे जो वॉल्यूम लोगों को दिख रहा है वो ज्यादा है। रियल जो माइनिंग के अंदर बेस मेटल्स है या उनकी खुदाई हो रही है, लाइमस्टोन है या मार्बल है, सोप स्टोन है, ये एक लिमिटेड चंक में है। तो जो हाईवेज के कारण है, इतने एनसीआर में मकान बन रहे हैं और सारे रोडी यहाँ से जा रहे हैं, सारी रोडी रोडी जा रहे हैं, सीमेंट यहाँ से जा रहे हैं, सीमेंट के लिए अरावली है, अब टाइल्स के लिए फेल्सपर निकलता है क्वाड, तो ये सारे अरावली से हैं। तो क्या कंस्ट्रक्शन पर काबू पाना चाहिए? अगर आपको वास्तव में किसी तरह का मिनरल नहीं निकालना है तो आप कंस्ट्रक्शन पे रोक लगा लें। अगर मांग ही नहीं रहेगी तो डिमांड ही घट जाएगी, तो रोक नहीं होगी। लेकिन अगर आप विकास चाहते हैं तो सस्टेनेबल विकास होना चाहिए। आप विकास करो लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण का ध्यान रखो। इसके लिए कानून के अंदर भी, भारतीय संविधान में भी आर्टिकल 21 है, 42 है, 51 के अंदर पूर्ण वो प्रावधान किया गया है। वो 2 जो एक्ट है, जो तो एक सरकार पे लागू है, एक जो नागरिकों का वचनबद्धता है, वो तो 76 के संशोधन में आया है। तो पर्याप्त संरक्षण है, लेकिन आप प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान और पर्यावरण को संरक्षित करके अगर विकास करेंगे तो मेरे हिसाब से विकसित देशों की श्रेणी में आ पाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि देखिए, बाजार में जो है उसे छोड़ दीजिए, 100 मीटर के फॉर्मूले के तहत 100 मीटर नीचे माइनिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि इंटायर जो अरावली का जियोलॉजिकल रिड्ज है उस सब पर ICFRI जो है वो खनन के लिए नियम बनाए। इसको कैसे देखते हैं, ये क्या है और इसमें क्या नियम बन सकते हैं? ये सच्चाई भी है, क्योंकि रिचर्ड मर्फी का जो लैंडफॉर्म क्लासिफिकेशन था, कोई भी हाइपोथेसिस को थ्योरी में बनाते हैं तो हाइपोथेसिस को इन टोटो अगर सक्सेसफुल हो तो ही अपन ले सकते हैं। अगर कोई 2 परिभाषा है या उसमें कोई बीच में कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटा देंगे तो बॉयल्स लॉ नहीं रहेगा या आइंस्टीन का लॉ नहीं रहेगा अगर कांस्टेंट हटा दिया जाए, तो एनर्जी इज इक्वल टू मास नहीं रहेगा अगर कांस्टेंट हटा दिया जाए, तो आइंस्टीन की थ्योरी में। उसमें इन्होंने 3 क्राइटेरिया लिए गए थे, जिसमें टोपोग्राफी एक क्राइटेरिया था, दूसरा था स्ट्रक्चरल, मतलब अगर उसका फॉर्मेशन एक ही स्ट्रक्चर में हुआ तो वो वही माना जाएगा। तो ये अरावली माउंटेन है तो अरावली माउंटेन तो अरावली फॉर्मेशन ही कहलाएगा। हिमालय है तो हिमालय तो बहुत यंगर है, हिमालय 4-5 साल का करोड़ का है और ये है 180, तो हिमालय तो अपने सामने बच्चा है और हिमालय अभी तक उग रहा है और ऊपर उठ रहा है और प्लेट टेक्टोनिक्स भी चल रही है, लेकिन इनकी गति है 2 से 4 सेंटीमीटर पर ईयर, जो अपने नाखून बढ़ने की रफ्तार से होती है, तो वो दिखाई नहीं देती है। तो हिमालय में आपने देखा होगा कि लैंडस्लाइड और वो ज्यादा होता है क्योंकि अभी तक वो परिपक्व नहीं हुआ है। यहां ये परिपक्व है, इसलिए जो लैंडमास है और स्ट्रक्चरल अगर वो अरावली है तो भी उसको रोकना चाहिए। प्लस इरोजनल और डिपोजिशनल हो गया, तो अगर इरोजन हो गया तो उसका घट गया, डिपोजिशन हो गया तो हाइट बढ़ गई, तो भी वो एक अरावली का पार्ट है। तो इसको ऑन द होल देखकर, प्लस इसमें यह देखना है कि कौन सा मिनरलाइज जोन है जो कि हमारे प्रकृति को नुकसान नहीं करे। डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाने के लिए प्लान, हाँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान ही बनने चाहिए। निर्णय में ये भी है जी। तो उसके लिए कमेटी बनाई है और कमेटी 1 साल के अंदर रिपोर्ट देगी। जो भी नए आने वाले आवेदन पत्र हैं उनका निस्तारण वो कमेटी उसी पैरामीटर्स पे करेगी। तो अभी जो आप लोग, आप तो अभी भी रिटायर हुए हैं, अभी जो बांसवाड़ा में सोने की माइंस की नीलामी हो रही है वो कैसे हो रही है? सोने की माइंस की नीलामी वो फॉरेस्ट के अंदर है, तो उसमें डिफॉरेस्टेशन का एक अरावली में है। हाँ, उसका अब एग्जैक्ट मेरे को जो आंकड़े हैं वो याद नहीं है कि वो कितने में पर्टिकुलरली जीटी सीट का मुझे आइडिया नहीं है, मैं अभी इस स्थिति में कहने के लायक नहीं हूं। लेकिन अगर अरावली में है तो उसमें स्पेशल छूट या कुछ लेनी होगी। तो इस तरह से मतलब जो माइनिंग के नियम बनेंगे तो एक तरह से एक अस्थायी नियम हो जाएंगे जो आज तक नहीं है। रिचर्ड मर्फी का जो फॉर्मूला जिस तरह से मनमाजी यूज हो रहा है उस पर काबू पाया जा सकेगा? नहीं, रिचर्ड मर्फी का फॉर्मूला हम रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं 2006 से। कुछ स्ट्रे एग्जाम्पल छोड़ दो कि आप 10,000 में से 100 माइंस किन्हीं
व्यक्तियों ने कर दी होगी। यहाँ लेते हैं और पूरे इलाके को खोद डालते हैं। हाँ, वो गलत है। वो तो अरावली में अगर आपने इलीगल किया, आप किसी भी लीज होल्डर के यहाँ चले जाइए, आपने तो बहुत सारे नोटिस भी दिए, इसके लिए आपके खिलाफ बहुत माहौल भी बना जी कि इतने सारे नोटिस निकाल दिए आपने। वही तो मामला था, यहाँ लीज लेते हैं, चारों तरफ खोद डालते हैं। पर वो जो खुदवाने वाले होते हैं वो इतने सक्षम होते हैं कि वो अपना तो मैनेज कर लेते हैं और जो कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। ये एक विडम्बना है, तो ये विडम्बना तो रहेगी सर। देखिए, यही हम कह रहे हैं कि अरावली किसी नियम से या कानून से नहीं बचाई जा सकती है। राजस्थान में बजरी के खनन पर पाबंदी लगी, क्या आपने देखा किसी घर या मकान या किसी बिल्डिंग या किसी कंस्ट्रक्शन के काम को रुकते हुए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बजरी वैसे ही आ रही थी, बस उसके दाम 3 गुना हो गए थे। तो ये डिमांड हमेशा से रहेगी जो वहां से अरावली से निकाले जा रही, चाहे रोड़ी हो या फिर आप सीमेंट के लिए फेल्सपर हो या फिर टाइल्स के लिए फेल्सपर हो, रॉ मटेरियल हो, ये सारे चाहे मिनरल्स हो, बहुत सारे, उन सब की डिमांड रहेगी, चाहे ग्रेनाइट हो, मार्बल हो, सोना हो, तांबा हो। अगर ये डिमांड रहती है तो फिर इस तरह से माइनिंग करनी चाहिए कि जिसको लीज मिले वो उसी इलाके में माइनिंग करे, ना कि उसको छोड़कर पूरे इलाके में माइनिंग करे। राजस्थान की समस्या लीगल माइनिंग नहीं है, राजस्थान की समस्या और अरावली की समस्या इलीगल माइनिंग है। इलीगल माइनिंग करने वाले निकलकर बच जाते हैं और इतने प्रभावशाली होते हैं कि सरकार में उनके लोग बैठे होते हैं और जो रोक लगाता है उसे दंडित किया जाता है। जिस तरह से दीपक तंवर जी ने, जो निदेशक रहे हैं खान विभाग के, अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे दंडात्मक कार्रवाइयां देखी हैं। मगर फिर वही बात है कि नियम से जरूरी है कि सेव अरावली के नारे लगाने वाले लोग कितना सजग होते हैं और अपने अपने इलाकों में जाकर जो अवैध खनन हो रहे हैं, वैध लीज लेकर उसे रोकें। वरना राजस्थान में ये 100 मीटर के कानून के तहत ही अरावली को बर्बाद किया जा रहा है। सेंटर में नियम बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता राजस्थान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तंवर जी, आपने बेहतर तरीके से समझाया कि भौगोलिक रूप से क्या प्रभाव है इसका और विकास के लिए क्यों चाहिए अरावली, और ये पूरी कहानी क्या है झगड़ी लड़ाई की, और ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद क्या अच्छा निकल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार।